अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। 27वीं आईनी तरमीम आ गई और उसके बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला इस वक्त जारी है। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस के इस्तीफों के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा, इन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। हुकूमती वज़रा की जानिब से भी मुसलसल ये कहा जा रहा है कि अभी तो मज़ीद इस्तीफ़े आएंगे। लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की दावत उनको दी गई है, बार में आए और मज़ीद जजेस से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी लाहौर बार की जानिब से किया गया है। 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस चौधरी इकबाल पीर को दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। द इकोनॉमिस्ट में छपने वाले मजमून पर भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे, जिसने कई सवालात को जन्म दे दिया है। लेकिन सबसे पहले ज़रा जो 27वीं आईनी तरमीम का मामला है, इस बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ ख्वाजा साहब। सबसे पहले तो ये फरमाइए, 27वीं तरमीम हो गई सर, उसके बाद कल हमने 2 इस्तीफ़े देखे, फिर आज लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने भी इस्तीफ़ा दे दिया, 27वीं आईनी तरमीम को ही इसकी वजह करार दिया है। अब वकला बरादरी कह रही है अदलिया की आज़ादी को नुकसान पहुँचा है और इसके लिए अब ये पीर से एहतजाज का अमल शुरू करने जा रहे हैं, मार्च करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे ख्वाजा साहब आप इस सारी सिचुएशन पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं अगर कोई इन तरामीम को गौर से पढ़े और सिर्फ एक सियासी जो है वो ऐनक लगा के ना पढ़े, ये एक या कोई उसके जो एकेडमिक साइड हैं या उसकी जो जुडिशरी के ऊपर जो कुछ असरअंदाज को बताए, तो उसकी असरअंदाज क्या चीज़ हो रही है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के ऊपर? कोई भी नहीं हो रही है। कोई एक क्लॉज बता दें कि जिसने जुडिशरी के ऊपर वही पहले का जो कमेटी जो बनी हुई है, जुडिशल कमीशन जो बना हुआ है, जो अपॉइंटमेंट करता है वही अपॉइंटमेंट करता रहेगा जजों की। एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट अलग कर दी गई है, जो जिसकी आपको बहुत से मुल्कों में मिसाल मिलेगी। बेशुमार मुल्कों में कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है ना वो अलग है, और उसकी मेन वजह यह है कि 5,000 साढ़े 5,000 केसेस जो थे कॉन्स्टिट्यूशन को पर्टेन जो करते थे वो सुप्रीम कोर्ट के सामने थे, वो उन्होंने अलहदा कर दिए हैं। बाकी जो टैक्स के, मॉनेटरी मैटर्स के, क्रिमिनल मैटर्स के जो केसेस हैं वो तकरीबन 50,000 के करीब केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ही रहेंगे। ये नहीं होगा कि एक कोर्ट के जज जो है दूसरी कोर्ट के केस सुनेंगे, एक अलग उसकी जो आप कह सकते हैं अलहदगी हो जाएगी, जो मैटर्स उनके सामने होंगे। इसके अलावा क्या हुआ है, मुझे को बता दे कि वहाँ पर कुछ सियासतदान को पार्लियामेंटेरियन जाके चीफ जस्टिस लग गया है, या उसकी को अपॉइंटमेंट हो गई है, या कोई नए जजेस जो है हमने अपनी मर्जी के स्टफ किया है। ये मैं समझता हूँ कि आप मुझे बताएं कि मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था और उसी एक ही बेंच ने बार बार वही मॉनिटरिंग जज बन जाते थे, वही उसको ट्रायल जज बन जाते थे, और उसका जो है वो सारे सिस्टम को तय उबाला किया गया। मियां नवाज शरीफ को रिमूव किया गया। उसके बाद जो है वो ना सिर्फ रिमूव किया गया बल्कि उनको सारी उम्र के लिए नाअहल किया गया। और ये सारी की सारी जो है सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने की। उसको कोई हाई कोर्ट में नहीं लेके गए, उसको लोअर कोर्ट में नहीं ले गए, स्ट्रेट अवे उसका सारा मैटर ऊपर ले जाके और मियां नवाज शरीफ को सियासत से जो है ना फारग कर दिया। अल्लाह ने उसको फारग नहीं किया हुआ था, वो दोबारा आ गया। लेकिन इन्होंने जो किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो उस वक्त किया, उस वक्त किसी का ज़मीर ना जागा। आज हमने क्या किया, हमने कौन सा मुकदमा रिग किया वहां पे? हमने किसी को क्या, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के पास केसेस चल रहे हैं, बाकायदा जुडिशियल प्रोसेस जो है ना फॉलो हो रहा है। नीचे कोर्ट से हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा। मियां नवाज शरीफ को किसी ने ये फैसिलिटी क्यों नहीं प्रोवाइड किया? उस वक्त लोगों के ज़मीर, इन जजों के ज़मीर उस वक्त उन्हें जागे थे। एक ही इजाजुल आसन, साकिब निसार, फलाना मुनीब अख्तर, ये सारे के सारे जज जो है उनका बेंच बन जाता था और वही खुद मॉनिटरिंग जज बन जाते थे। आज हमने कौन सी को ऐसी वारदात कर दी है जिसके ऊपर जो है तकलीफ हो रही है लोगों को? खाजी साहब, सबसे बड़ा एतराज तो कंसेंट का है ना जजेस के, कि अब उनसे पूछे बगैर ही उनका ट्रांसफर हो जाएगा और अगर वो इनकार करते हैं तो फिर उनकी नौकरी बर्खास्त तस्वुर की जाएगी। सर
नहीं देखें, जजेस जो हैं उनकी पोस्टिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने या कैबिनेट सेक्रेटरी तो नहीं करनी, वो भी जुडिशरी के पास है पावर। मुझे बताएं, जुडिशरी के पास पावर है, चीफ जस्टिस के पास पावर है, या जो भी उनकी, मुझे एग्जैक्ट डिटेल नहीं पता, बट द पावर लाइज स्टिल विद द जुडिशरी। अगर वो जजेस को ट्रांसफर करना चाहते हैं, ये क्यों एक बेंच पे क्यों रहना चाहते हैं, एक ही कोर्ट में क्यों रहना चाहते हैं, ट्रांसफरेबल क्यों नहीं है? सारी दुनिया में ट्रांसफर होते हैं जजेस। बिहार का जज जो है इंडिया में जो है यूपी में आके सर्व करता है, यूपी का केरला में सर्व करता है, केरला का पंजाब में सर्व करता है। अगर उसको मेरे दानिश में, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट कोई इन चीजों का मैं एक्सपर्ट नहीं, लेकिन मेरी दानिश के अंदर जो है ये जुडिशरी को पावर किया गया है, उसको जो है वो जो वहाँ पे पेंडिंग जो चीजें हैं उनको अलहदा किया गया है, बाइफरकेट किया गया है। एक बेंच जो है वो सुनेगा, या एक नॉर्मल जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुनेगा केसेस सारे, बाकी सुनेगा, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आप गिनते जाएं प्लीज, ये गूगल करें आप कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहाँ पे है, आपको बेशुमार मुल्क नजर आएंगे। इनको क्या एतराज है? या ट्रांसफर, मैंने आपको इंडिया की मिसाल दे दी जी, मैं और भी को कई मिसालें दे जहाँ से जज जो है ट्रांसफर होते हैं। बिल्कुल जुडिशरी जो है क्यों एक जगह बैठा रहना चाहते हैं? अगर पंजाब का जज जो है वो चला जाएगा केपी में, या केपी का बलूचिस्तान में, या बलूचिस्तान का सिंध में, या कराची में, तो आई थिंक इट इज सेम कंट्री। उसकी पावर या उसकी एडजुडिकेशन के ऊपर या उसकी जो इंसाफ उसने जो करना है के ऊपर तो कोई एनवायरनमेंट, अगर कोई शालकोट में आके जो एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर कोई जो है वो कतगन आ जाएगी जी। लेकिन ख्वाजा साहब, आप इस सारी सिचुएशन को देखते हुए ना लाहौर हाई कोर्ट के जो वकला हैं वो तहरीक शुरू करने का ऐलान कर रहे हैं, वो मजीद जजेस से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। तो माजी की तरह अगर किसी किस्म की कोई वकला तहरीक का आगाज़ हो जाता है तो आप नहीं समझते कि हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात पेश आ सकती हैं? मैं उस पर नहीं कमेंट करूंगा, कबल वक्त है, लेट्स सी किस तरह चीजें अनफोल्ड होती हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे ये जो आप कह रहे हैं कि जी अपोजिशन भी एहतियात करी, मुझे बताएं अपोजिशन किधर थी जिस वक्त मियां नवाज शरीफ के साथ जो है जो कुछ हो रहा था? मुझे कोई बताए तो सही, जुडिशरी में कोई बंदा बताए सर, कोई आजलासन किधर गया? उस वक्त अपोजिशन मिठाइयाँ बांट रही थी ख्वाजा साहब, मिठाई बांट रही थी। ये तस्वीरें लगी हुई हैं इसकी इमरान खान की, साथ वो शफकत महमूद खड़ा था, साथ वो जैदी साहब कराची वाले खड़े थे। ये डिसऑनेस्टी जो पाकिस्तान की अशराफिया है, हर किस्म की अशराफिया जी, हर किस्म की अशराफिया में डिसऑनेस्टी है। ख्वाजा साहब, मुस्ताफी होने वाले जो जजेस हैं उन पर हुकूमती सफ़ों में से एक तनकीद उनकी मराहत के हवाले से मुतालिक भी हो रही है। परवेज़ रशीद साहब ने भी ट्वीट किया इस हवाले से, उन्होंने रोकने का मुतालबा किया, आपने बाकायदा तौर पर इस पर ट्वीट किया। तो क्या सर कुछ सोच रहे हैं मराहत रोकने के हवाले से आप लोग? मैं आपको उसकी बैकग्राउंड बताऊँ जो परवेज़ रशीद ने किया या मैंने किया है। उसकी बैकग्राउंड ये है कि सारे के सारे जो इस वक्त इस्तीफा देना चाहते हैं ना, जिनको पता है कल हमारी ट्रांसफर हो जाएगी, हम नए प्रोसेस के तहत जो है हमारा जो है वो उस तरह का मिजाज नहीं रहेगा जिस तरह का मिजाज हम पहले हैं, को जो भी, मैं वो ज़्यादा उसको एक्सपेंड नहीं करना चाहता अपना कमेंट। लेकिन चक्कर ये है कि मोस्ट ऑफ दीज जजेस आर वेटिंग कि हमारी सर्विस पूरी हो जाए, जिसमें हमारी वो जो पेंशन जो है और बाकी मराहत जो है, क्योंकि इन लोगों को आप सोच नहीं सकते जो इनको मराहत मिलती है। ये पूरी की पूरी 16-17 लाख रुपए तनख्वाह लेके जाके पेंशन इनकी बन जाती है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, अल्लाह ने मेरे पर बड़ा फजल किया हुआ है, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन मैं 8वीं मेरी टर्म है इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जी। मेरी कोई पेंशन नहीं है, मेरे पास कोई घर नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है। जब मैं 91 में जब मैं इलेक्ट हुआ था तो मेरी 1200 रुपया डेली मिलती थी और 15 के 16,000 या 25,000 तनख्वाह थी। आज से 6 महीने कबल जो है मेरी तनख्वाह जो थी वो 1,80,000 थी, फिर 4.5 लाख तनख्वाह हुई है।
ये 16 लाख रुपए, अगर कल मैं खुदा न खास्ता इलेक्ट नहीं होता, ये पॉलिटिक्स से रिटायर होता, मेरी कोई पेंशन नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। आई डोंट टेक एनीथिंग होम। ये लोग जो है साथ नौकर रखेंगे, साथ गनमैन रखेंगे, साथ गाड़ी मिलेगी, साथ बेगम को जो है हर किस्म का जो है फैसिलिटीज मिलेंगी। ये क्या ये प्लीज ये कंपैरिजन करें तो सही। ख्वाजा साहब फिर ये बताएं ना कि जो आप लोग बात कर रहे हैं ये मराहत रोकेंगे फिर आप लोग? नहीं, आप नहीं रोकेंगे। जो वाई शुड भी जो मिल रहा है मिलता रहे। साकिब निसार, आप मुझे बताएं वो डैम, बाबा डैम जो था, साकिब निसार मेरा उसके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा हुआ सारी उम्र का। मुझे तकलीफ होती है जब मैं उसमें कमेंट करता हूँ, लेकिन व्हाट द हेल ही हैड टू डू विद द डैम। उसने चंदा जमा किया और उसके ऊपर भी वही बेंच बना, डैम के ऊपर के डैम फंड खोलना है, उसकी वही बेंच बना जो जिसने मियां नवाज शरीफ को जो है ना उसके खिलाफ जो है ना सारी कार्रवाई की। दुरुस्त सर, दोहरी शहरियत के हवाले से भी मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ कि जजेस की इस हवाले से एक तजवीज़ सामने आई, क्योंकि कुछ जजेस हैं जो दोहरी शहरियत रखते हैं, फिर इसी वजह से तजवीज़ सामने आई, मुबैना तौर पर यह बताया गया। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालिफत की। ख्वाजा साहब, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्यों मुखालिफत की फिर इसकी? नहीं, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली कि ये ड्यूल नेशनैलिटी वाली जो है ना हमारे ऊपर तो एप्लीकेबल है। हम पाकिस्तानी के शरीयत के अलावा पार्लियामेंटेरियन कोई और नहीं रख सकते। ये मुझे इसकी क्लैरिटी जो है मैं हो सकता है कोई गलत बात मैं कह दूं, लेकिन ये था कि जिन लोगों के पास एक पासपोर्ट जो है वो सरेंडर करना पड़ना है, और उसके बाद जो है इस किस्म का, और इलेक्शन के बाद जो है वो उनको चॉइस दी जाएगी। फिर ये हुआ कि नहीं, इलेक्शन के बाद चॉइस दी जाएगी, इलेक्शन से पहले सरेंडर करना पड़ेगा, कि ताकि ये लग्जरी जो है शुड नॉट बी अवेलेबल। ये पार्लियामेंटेरियंस की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन बाकी जो है मेरा ख्याल है कि ब्यूरोक्रेसी की ये हुआ था कि जी इसकी दोहरी शरीयत जो है वो जिनके पास फॉरेन पासपोर्ट उनको कहीं सरेंडर करें। इसके ऊपर जो है कोई मेरा ख्याल है कि हमारे हलीफों ने जो है वो कोई एतराज किया था। सही। अच्छा ख्वाजा साहब, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आपसे अफगानिस्तान से जो हालिया कशीदगी हुई इस सिचुएशन पे मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। अब तक बॉर्डर बंद हैं। कल 2 रोज़ पहले इनफैक्ट मुल्ला ब्रदर्स की तरफ से ताजिरों को कहा गया कि वो मुतबादिल रास्ता भी तलाश करें। इसके बाद फिर हमारे सामने कुछ नंबर्स भी आए जिसमें ईरान के साथ अफगान तजारत में इजाफा और पाकिस्तान के साथ कमी आई है। अब इनफैक्ट तालिबान इस जो वहाँ पर हुकूमत है वो इस सिचुएशन में नहीं है, लेकिन फिर भी वो शराइत भी साथ साथ सामने पेश कर रहे हैं ना कि अगर पाकिस्तान ने बॉर्डर खोलने हैं तो फिर इस शर्त पर कि दोबारा बंद ना करें। तो कैसे देख रहे हैं आप इसको सर? पाकिस्तान कैसे देख रहे हैं? मैं इस जो मेरा स्टांस जो है, जो मैं मशवरा हुकूमत को दूंगा, और हुकूमत जो है इस पर गौर भी कर रही है कि ये जो सियासत है, ये जो इसके ये बॉर्डर की जो बात कर रहे हैं, तजारत की जो बात कर रहे हैं, देखिए ये इनको तजारत जो है ईरान के रास्ते कर रहे हैं, तुर्कमेनिस्तान के रास्ते कर रहे हैं, तुर्की के रास्ते कर रहे हैं। हमने इनको वो फैसिलिटीज नहीं देनी। ये ट्रांजिट ट्रेड की जो है बिल्कुल मुल्ला ब्रदर को 3 महीने क्यों इंतजार करते हैं, 3 दिन के बाद कर लेंगे। ये बिल्कुल वहां पे गए। मैं आपको बताता हूँ वाई पाकिस्तान शुड डू दैट। हमें ये हर्ट कर रही है ये तजारत। जितने ये लोग, इनके पास डॉलर नहीं है, इन्होंने जो पेमेंट करनी होती है वो यहाँ से हमारी मार्केट से डॉलर उठा के लेके जाते हैं पेमेंट करने के लिए, जो भी वहां पे चीज मंगवानी होती है, जो भी काबुल में इंपोर्ट होती है। और मोस्टली जो गुड्स आते हैं वो वापस हमारी मार्केट में आ जाते हैं। ये मेरा मतलब है वहां तो इस वक्त इकोनॉमी है ही नहीं है। कौन वहां पे ये लग्जरी आइटम्स वहां पे खरीदेगा उस मुल्क के अंदर जो ये लग्जरी आइटम्स जो है इंपोर्ट होते हैं? आप कभी लिस्ट देखें कि ये क्या इंपोर्ट हो रहा है, वो काबुल में या कंधार में या इनका किधर इस्तेमाल होता है, वो वापस हमारी मार्केट में आता है। वी शुड एक्चुअली ये खत्म होनी चाहिए ट्रांजिट ट्रेड। इट इज ए वेरी वेलकम थिंग एज फार पाकिस्तान इज कंसर्न्ड। बिल्कुल बंद करें, ले जाएं उधर, तो उधर ले जाएं। जो भी अगर सस्ता पड़ता है चले उनके नसीब, महंगा पड़ता है वो भी उनके नसीब जो है। बिल्कुल ये इम्प्लीमेंट करें, बल्कि इंतजार ही ना करें।
ये मैं आपको बिल्कुल से पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर होगा। हमारे यहाँ भी 2 नंबरी जो लोग करते हैं वो भी इसी तरह से करते हैं कि उधर जाके खोलेंगे, एलसी खोलेंगे जाके काबुल में, और माल जो है वो फाटा में जो है उसको अनफोल्ड जो ऑफलोड हो रहा होगा, एक्स फाटा जो है उसमें उतार लेंगे, और वो सारे का सारा मार्केट जो है केपी में भी आ जाएगा, मार्केट में पंजाब में भी आ जाएगा, कराची में भी आ जाएगा, सारे के साथ। आप नौशहरे में ड्राई पोर्ट है, वहां पे मुल्तान में माल जाना होता है तो ड्राई पोर्ट जो है नौशहरे से क्लियर होता है, वहां पे टोटल लेबर अफगानी है, टोटल लेबर अफगानी है वहां पे। ये जो हमने कैरी किया है, मुझे दुख है कि हमने इनके ऊपर इतनी मेहमान नवाजी की है और उसके बाद हमें इनको वापस भेजना पड़ा है। लेकिन कितनी मेहमान नवाजी हम करें? हमने 40 साल 45 साल जो है 40-50 लोगों की मेहमान नवाजी की है, हमें रिटर्न में क्या मिला है? दहशतगर्दी मिली है। इनके पास आके दहशतगर्द रहते हैं, अफगानियों के पास आके दहशतगर्द रहते हैं। पिछले चंद महीनों से जितनी दहशतगर्दी हो रही है वो सारे के सारे 100% वाना में सारे अफगान थे। जी सर, मैं बिल्कुल उसको देखकर भी आई हूँ, वहाँ पे सारा वो असलहा भी वही पड़ा हुआ है। मुझे ये फरमाइएगा ख्वाजा साहब, उर्दन के बादशाह पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद हैं, क्या इसमें गजा अमन फोर्स के हवाले से भी गुफ्तगू होगी सर? नहीं, ये कि अमन फोर्स तो ना पाकिस्तान ने तो फाइनलाइज नहीं करना, ये जो है मे बी जॉर्डन का इसमें कोई रोल हो, लेकिन पाकिस्तान जो है बिल्कुल चाहेगा कि हम गजा के जो अंदर जो फौज जो है तैनात होनी है उसमें पाकिस्तानी भी हों। हमारे लिए ये बड़े बड़ा एक आप कह सकते हैं कि फख्र का बायस होगा कि हम अपने भाइयों की हिफाजत के लिए, अपने भाइयों की वेलबींग के लिए वहां पे हमारी प्रेजेंस होगी। जॉर्डन का मुझे नहीं पता, और ये चीज जो है मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये इसका फैसला जो है ना वो जो मुल्क नेगोशिएट कर रहे थे इस सारी चीज को, शर्म शेख में जो कुछ अरेंजमेंट हुई थी वो सारे मिलकर डिसाइड करेंगे। आई डू नॉट हैव द लेटेस्ट ऑन इट, बिल्कुल ठीक, और ना मैं कुछ स्पेकुलेट करना चाहता हूं, बिल्कुल ठीक। और ऐसे गलत बात और फलस्तीन के हवाले से सर जो जिस तरह का आपका नैरेटिव है और जो जज्बा आप रखते हैं वो हम सब जानते हैं वो अच्छे तरीके से। ख्वाजा साहब, आखिर में द इकोनॉमिस्ट में जो मजमून आया, मैं उस पर भी आपकी राय जानना चाह रही हूँ। देखिए, मैं जो इकोनॉमिस्ट में मजमून आया है उससे ये जाहिर होता है, अब इकोनॉमिस्ट एक बड़ा मौकर जो है मैगजीन है और बड़ी उसकी एक ऑथेंटिसिटी है जो भी उसमें आता है। और अगर जिस तरह गौहर साहब ने कहा जी कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, जरूर करें ताकि पता लग जाए कि गलत है, सही है या फैब्रिकेटेड है या हकीकत ये बयान हुई है, उनको जरूर करना चाहिए। बल्कि मैं तो समझता हूँ किसी और को कर देना चाहिए ताकि ये चीज जो है किसी कोर्ट में एडजुडिकेट भी हो जाए। ये अगर गौर साहब नहीं करते, ये गौर साहब दौड़ लगा देते हैं तो कोई और कर ले। लेकिन बात असल में ये है कि ये एक सारा प्लान जो हुकूमत पे कब्जा करने का बनाया गया था, जिसमें जनरल फैज ऑब्वियसली वाज प्लेइंग द पिवटल रोल, उसमें जनरल बाजवा ये दोनों ने मिलकर ये सारा प्लान जिसके तहत पहले मियां नवाज शरीफ को रिमूव किया गया। मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज की है कि बाकायदा एक हर एक टोला जो था ना, टोला जजों का, वही हर चीज के ऊपर जो है मियां नवाज शरीफ के जो है ना वो उसने एडजुडिकेशन की, जो भी फैसले किए। और उसके बाद ये प्लान बना था कि ये चीज जो है ना ये कंटिन्यू, ये जो हमने तब्दीली का जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू करेगा। उसमें ये मोहतरमा जो है जो इवनिंग है ये एंटर हुई, एंड शी वाज एक्चुअली जो इस आर्टिकल में है कि शी वाज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ देन इंटेलिजेंस एजेंसी जो चीफ थे, चीफ तो उस वक्त नहीं थे, मेरे खैर डीजीसी थे, बाद में चीफ बन गए इसके
जब जनरल आसिम को रिमूव किया गया ISI चीफ, जो कंप्लीशन करनी थी सारी मिशन की, तो ये ही हम जो है अपनी इक़्तिदार की हवस में इमरान खान एक पपट बन गया और उस पपटियर जो है उनकी बेगम होगी, जिनके पास क्या कहते हैं स्ट्रिंग्स से जिससे वो सारा इसको चलाती थी, और उसके जेन में वजारत उज़्मा का एक खबर सवार था, वो वजारत उज़्मा मिल गई। अब उसकी जो वीकनेस है इमरान खान की, ये बड़ी पुरानी है कि मैं किसी के जो बिलीफ से ऊपर अटैक नहीं करना चाहता कि वो बाबा जो है कोई नारोवाल में है तो सियालकोट आ जाता था, तो सियालकोट से नारोवाल जाता था, कोई बाबा फैसलाबाद में मिला है या कोई बाबी मिली है, तो ये अल्टीमेटली बाबी मिल गई ना, पहले बाबू के पास जाता रहा फिर बाबी मिल गई, तो वो उससे इसने जो है ना ये ही उससे ईमान ले आया। ईमान नॉट इन द सेंस जो कहते उस पर इतना ज्यादा एतकाद बढ़ गया है, और वो खातून जो है वो इसको टोटली कंट्रोल कर रही थी। किसी ने बकायदा उससे बताया गया है कि लोगों की तस्वीरें उसको दिखाई जाती थी और वो उससे रीड करती थी कि ये बंदा आपके बारे में है या नहीं है, और वन आफ्टर द अदर जो है मुख्तलिफ चौधरी फारूक हो गया, जानी तरीन फारूक हो गया, ये सारे के सारे, मैं समझता हूँ कि इस किस्म का बंदा जो है जो कंट्रोल एक पीढ़ी के जंतर मंतर से हो रहा हो, वो अगर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनता है तो दिस वाज अ ह्यूज सिक्योरिटी थ्रेट टू द कंट्री, और उसमें से हम जो है सही सलामत अगर निकला है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये इसी किस्म के जो जंतर मंतर करने वाली ख्वातीन जो है वो इंडिया भी हायर करके किसी के ऊपर जो इस किस्म का ये सुपरस्टिशंस में बिलीव करता हो ये शख्स जो है कि कभी गोश्त फेंका जा रहा है, कभी बकरे जो है ज़िबा करके छत पे रखे जा रहे हैं, I don't believe in these things। जो लोग इस किस्म की चीजों में बिलीव करते हैं वो they cannot be trusted with the highest office in a country, in a state। लेकिन ये जो आप मशवरा दे रहे हैं कि बैरिस्टर गौर को जरूर इस पर केस करना चाहिए, ये देखना पड़ेगा कि इसको आगे कंटिन्यू किया जाता है, केस को परसीव किया जाता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, अहम मौज़ूआत पर बात कर रहे थे। इकोनॉमिस्ट में जो मजमून आया है सामने, इस पर मजीद बात करने के लिए बुशरा बीबी की बहन मरियम भुट्टो साहिबा प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगी। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। मरियम भुट्टो साहिबा जो कि बहन है बुशरा बीबी की, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रही है, मेरी इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान है। शुक्रगुजार हूँ मरियम साहिबा आपके वक्त की। सबसे पहले मुझे ये फरमाइए कि यकीनन आपने देख लिया होगा द इकोनॉमिस्ट का मजमून सुबह से आज खबरों में है, क्या कहेंगी इस पर? देखिए, मेरा क्या मौक़िफ़ होगा, मुझे समझ नहीं आ रही कि इस वक्त जब इतने सारे और इश्यूज़ पाकिस्तान फेस कर रहा है तो एक आर्टिकल इस तरह का छपता है और जो असल इश्यूज़ हैं उससे हट के आप उस आर्टिकल पे बात सब करना शुरू हो जाते हैं। तो और दूसरा इसका, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी टाइमिंग है, दूसरा इसमें फैक्चुअल एरर्स हैं, तीसरा ये कि जो भी इसमें कवर हुआ है कुछ ऐसा नहीं है कि पहले खान और बीबी के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा ना हुआ। और अगेन मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि 2 साल तकरीबन बीबी को जेल में हो गए हैं, खान साहब को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो अभी भी ये लोग क्या चाह रहे हैं खान और वो, मतलब व्हाई दिस इज स्टिल एन इशू फॉर देम। क्या इसमें जो मौक़िफ़ आपको शामिल किया गया है वो वैसे ही है जैसे आपने दिया था? मेरा मौक़िफ़ इसमें, मेरी तरफ से कुछ कोटेशंस इन्होंने शामिल किया है, मेरा मौक़िफ़ आप नहीं कह सकती हैं कम्प्लीटली, क्योंकि अगर मेरे से बात किसी और कंटेक्स्ट में की जाए और क्योंकि मेरे से जब इनके एक तो काफ़ी अर्सा पहले बात हुई थी, अभी रिसेंटली नहीं मेरी इनसे बात हुई, और वो आर्टिकल इन्होंने मुझे बताया था कि इन्होंने लिखना है, लेकिन वो मेरी जो डिस्कशन का कंटेक्स्ट था और उस वक़्त मुझे ये था कि बीबी को जो पॉइजन दिया गया उसके बाद और जो उनके हालात हैं जो कोई कवर नहीं कर रहा था उसके कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी। और तो मैंने आपको जैसे बताया ना कि इसमें फैक्चुअल एरर्स हैं और मैंने उनको मैसेज किया है जॉन्स को और मैंने उनको कहा है कि मेरे से बात करें, तो उन्होंने कहा कि वो शाम को करें, बिकॉज आई टोल्ड हिम कि आपके आर्टिकल में फैक्चुअल एरर्स हैं।
एज अ कर्टेसी, ये जो भी आप कह लें कि एज मैनर्स मुझे मैंने पहले लिखना है, लेट्स सी के इफ ही एग्रीज टू करेक्ट देम, फिर उसके बाद देखते हैं क्या अच्छा, होता है। मरियम साहिबा वो कह रहे हैं कि हमने लीगल मैटर्स को देखते हुए सिर्फ 10% इसमें शामिल किया है। अब मुझे ये फरमाइए कि क्या ये बात दुरुस्त है कि जब पहली दफ़ा आपने खान साहब से इंट्रोड्यूस करवाया बुशरा बीबी साहिबा को, तो उन्होंने मिलने से इनकार किया या वो नहीं मिलना चाहती थी क्योंकि खान साहब के माजी की वजह से? रिक्वेस्ट की क्या बात करें, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं मीडिया में नहीं आना चाहती हूँ क्योंकि शी इज अ वेरी प्राइवेट पर्सन। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं क्योंकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप बात कर लें, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको पता है कि मैं मीडिया में जो है मैं नहीं आना चाहती। तो दैट वाज, अगर इस तरीके से माजी करेंगे खान साहब वाज अ फेमस पर्सनालिटी और इज अ फेमस पर्सनालिटी, तो बीबी ने मुझे ये कहा था, तो फिर मैं की थी कि आप बात कर लें चाहे आप नहीं मिलें। अच्छा, बुशरा बीबी पर जादू वगैरह के इल्जामात लगाए गए हैं, मेरे पास ऐसे इसके कोई सबूत नहीं है, मैं इसे तस्लीम करने के लिए कोई सबूत नहीं दे सकती हूँ, लेकिन क्योंकि जिस तरह के इल्जाम लग रहे हैं तो ये बकरियां, बकरे, काले और मुर्गियां ये क्यों जलाए जाते थे या क्यों, क्या किया जाता था उसके साथ? जिन्होंने ये लिखा है, क्या उनके पास कोई सबूत है, या कभी जब से इल्जाम लग रहे हैं बीबी के ऊपर, तो क्या किसी ने कभी कोई सबूत पेश किया है? ये जिन्होंने बातें फैलाई हैं, कि आप उनसे पूछिए कि क्यों ऐसी कुफराना बातें फैलाते हैं, किसी पे क्यों ऐसे इल्जाम लगाते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जादू करना कुफ्र होता है। अब दूसरी बात ये है कि जो काला बकरा ज़िबा करना है सदके के लिए, तो हमारे पाकिस्तान में किया जाता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। वो तो सदका या कुर्बानी का बकरा होता है, वो तो कोई भी कर सकता है। आई डोंट फील कि उसमें कुछ गलत है, लेकिन जादू वगैरह जो है वो तो कभी हम लोग कहा कि इसे तस्लीम करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है तो मैं अपनी राय नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैडम हर घर में सदका होता है, लेकिन जानवरों के सर कब्रिस्तान में नहीं फिकवाए जो जाते। आपको ये कहते हैं ना कि उन्होंने फिकवाए हैं, तो मैं कह रही हूँ कि उनसे कहें कि प्रूफ दें। जो इल्जाम लगाता है प्रूफ उसको देना होता है ना। मैं तो आपको ये कह रही हूँ कि हमारे घर में कोई जादू या इस तरह की कभी बात नहीं होती है। वी थिंक इट्स कुफ्र। तो इल्जाम लगा रहा है तो उसको कहीं प्रूव करें। जादू के इल्जामात पर उन्होंने घर के मुलाजमीन को कोर्ट किया है, इलाके के कसाई को कोर्ट किया है, तो ठीक है, फिर अगर उसमें कुछ ऐसा उन्होंने किया और मुलाजमीन ने किया और मुलाजमीन की वो बात मानते हैं ओवर व्हाट आई एम सेइंग, और वो बीबी से जाके बात कर लें, पूछ लें। आप अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, सबसे पहला सोर्स होता है वो इंसान खुद, कि आप उससे पूछें। अगर आप उस इंसान से बात नहीं कर सकते तो उसके ऊपर ये इल्जाम ना लगाएं, या फिर उसकी फैमिली से पूछें। आप तीसरे जगह पर जाके जो घर के मुलाजिम हैं वो आप उनसे पूछेंगे, वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी होंगे नेक्स्ट टू फैमिली, या आप जो इन पर्सन आप जिससे बात करना चाहें, जिसके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं। ही शुड हैव ट्राइड टू गो एंड मीट बीबी इन प्रिजन, या जो उनके साथ सेकंड राइटर हैं उनको जाके वहाँ पे बात करनी चाहिए थी, तस्दीक करनी चाहिए थी। आई थिंक इट्स वेरी इररिस्पॉन्सिबल ऑफ इकोनॉमिस्ट के उन्होंने बीबी को और कोशिश ही नहीं की बिफोर दे प्रिंटेड ऑल दिस। अच्छा मरियम साहिबा, इस मजमून में एक दावा बुशरा बीबी के माजी के हवाले से भी किया गया है कि उस वक्त बड़ी मॉडर्न समझी जाती थी, स्कार्फ या चादर वगैरह लेने से इज्तनाब करती थी, ये इन्फॉर्मेशन आपने पास ऑन की है? अब आपको पता है जब बीबी की शादी, इसमें एक फैक्चुअल एरर ये कि उसमें लिखा था उनकी शादी 18 साल में हुई थी। बीबी की शादी 18 साल से भी पहले हुई थी। शी वाज नॉट इवन 18 व्हेन शी गॉट मैरिड। तो उस वक्त बीबी ये जिस तरह आप पर्दा करती हैं उस तरह नहीं करती थी। जब हम गांव जाते थे तब हम ऐसे ही पर्दा करते थे, अभी भी करते हैं। हमारी घर की लेडीज जब भी अपने इलाके में होती है, आपको पता है काफी सारे ऐसे होंगे लोग जो अपने इलाके में गांव में जाके, क्योंकि योर वेल नोन फैमिली, तो आप करती हैं लेडीज पर्दा। लेकिन ये कि कहना कि जो दुपट्टा ही नहीं लेती थी या ये वो पार्टी गोअर थी, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। यही मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो फैक्ट्स हैं ये कहाँ से आए हैं। अब वो कहते हैं कि जी हाँ नहीं करते, तो जिसने उनको बताया है वो तो झूठ बोल सकता है। अच्छा, इस मजमून में लिखा हुआ है कि आपने दावा किया है कि आपने और बुशरा बीबी ने क्वींस मैरी कॉलेज से पढ़ा है, लेकिन वहां पर आपका या बुशरा साहिबा को कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। We were student at Queen Mary School। मुझे इस पे ओवन ने मैसेज किया था और मैंने उनको कहा था कि मेरे पास पेपर्स हैं बट दे आर इन पाकिस्तान, और पता मैं 3 साल से पाकिस्तान नहीं आई हूँ। तो मैंने उसको बोला था कि आप उन्हें कहें कि चेक करें, मे बी ही वेंट टू क्वीन मैरी कॉलेज, वी वर एट क्वीन मैरी स्कूल। मरियम साहिबा, हम सब जानते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म से शादी से पहले बुशरा साहिबा खबर मानिका के निकाह में थी, लेकिन आपसे मुताल्लिक किसी मजमून में दावा किया गया कि आपने द इकोनॉमिस्ट को बताया कि वो उस शादी से खुश नहीं थी। मैं तो सबको ये बताया है। मेरे तो जो मीत साहब के साथ जो मेरे इंटरव्यू है जो आई थिंक 2 साल पहले था, उसमें भी जाहिर बात है मैंने बताया कि इट वाज
her ex-husband was very abusive to her. It's not a hidden secret. Everybody knows that. ठीक, अच्छा मरियम साहिबा, रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज़ हमीद ने बुशरा बीबी को नहायत बारीक लेकिन मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। हसास इदारा अपने एक ऑफिसर के जरिए आइंदा होने वाले वाक़यात की मालूमात बुशरा बीबी के किसी पीर तक पहुँचाता था, जो फिर बुशरा साहिबा आगे इमरान खान को अपनी रूहानी बसीरत के तौर पर पेश किया करती थी और इन मालूमात को। I would like to know the source of this information that this author has. कि किस तरीके से उन्होंने, और ये हसास अदारों के, मैं वही बात कह रही हूँ ना आपको कि अगर बुशरा इमरान हसास अदारों के थ्रू इंफॉर्मेशन लेती थी और वो खान तक पहुँचाती थी, पर ये लोग अपने ही गेम में अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। अच्छा, इस बारे में क्या जानती हैं मरियम साहिबा? क्या इमरान खान साहब सियासी और जो सरकारी फैसले होते थे इससे पहले बुशरा बीबी की राय लिया करते थे, और अगर कोई किसी जगह पर किसी को कोई ओहदा देना है या इलेक्शन के टिकट्स दे रहे हैं तो उसके लिए भी तस्वीर भेजा करती थी चेहरा शनासी के लिए, यहाँ तक कि एक बार 4 घंटे फ्लाइट लेट करवाई गई क्योंकि बुशरा साहिबा ने कहा कि वक्त अभी मौजूद नहीं है। बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और इसलिए मैं आपको ये नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि खान साहब उनके कहने पे फ्लाइट 4 घंटे तक रोकेंगे। दूसरी बात ये है कि इनके जो भी आपके हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं तो एक दूसरे से मशवरा जरूर करते हैं किससे मिलना है, क्या करना है, लेकिन खान साहब अपने डिसीजंस खुद ही करते हैं। खान साहब के, अगर जो भी खान साहब को जानता है वो उनको पता है कि खान साहब इज अ वेरी इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्सन। तो ऐसा नहीं है कि खान साहब जो है हर चीज जो है वो बुशरा इमरान से, ये आई थिंक ये बहुत बड़ी एलिगेशन है जो पार्टी के अंदर भी काफी कुछ लोग जो है वो फैलाते हैं, एंड आई थिंक इट्स वेरी अनट्रू। खान साहब ने बहुत बड़े बड़े जो फैसले किए और मैंने खुद उसमें तस्दीक करने की कोशिश की बल्कि कि क्या ये बीबी ने इसमें कोई रोल प्ले किया, और मुझे ये पता लगा कि वो उसके पीछे नहीं थे, उन फैसलों के पीछे वो खान साहब खुद ही करते हैं। क्योंकि मैंने सुना कि जी XYZ फैसला खान साहब ने बीबी के कहने पे किया, तो आई गॉट टू हर एंड आपने कहा था खान साहब को, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैंने तो नहीं कहा था। दिस फर्स्ट हैंड के उन पे एलिगेशंस लगती हैं। मरियम साहिबा, बुशरा साहिबा पर इल्जामात क्यों लगते हैं? इनफैक्ट जैसे ही शादी हुई थी उसके फौरन बाद भी जहांगीर तरीन साहब को उन्होंने जाके खुद कहा था कि मैं जादूगरनी नहीं हूँ। तो अगर ये इल्जामात गलत हैं तो क्या कानूनी तौर पर आप इसे चैलेंज वगैरह करेंगी? बहुत अरसा पहले हुई थी, कंटेक्स्ट डिफरेंट था। मुझे जो उन्होंने कोट किया है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने कहा कि मैं क्वीन मैरी में गई थी, तो वो तो उन्होंने कहा कि उनको रिकॉर्ड नहीं मिला, ये उनका प्रॉब्लम है। लेकिन बाकी फैक्चुअल एरर्स हैं उसमें जिस पे मैंने उनको मैसेज किया है। वो he said he'll get back to me in the evening because he's at work. सही। मैं आपसे सवाल ये कर रही थी कि बुशरा बीबी पर इल्जामात क्यों लगते हैं और उसके लिए फिर कानूनी चाराजोई करेंगी क्या? देखिए, मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा नहीं है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे कहाँ पे क्या कोट किया है। तो मैं 100% नहीं कह सकती हूँ कि उन्होंने मुझे, जैसे भी मैंने आपको बताया कि मैं गाड़ी रोक के बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग, मैंने ये नहीं पढ़ा, तो मैं नहीं कह सकती कि उन्होंने मुझे कहाँ पे मिस कोट किया है। मैंने 2 जगह पे पढ़ा, एक तो ये कि मैं डिनाई कर रही हूँ कि वो किसी पार्टी में जाती है, विच आई रियली डिनाइड, कि सारी बात अभी भी करती हूँ कि वो पार्टीज में नहीं जाती थी, और दूसरा ये कि हम क्वीन मैरी स्कूल में गए थे, तो वो दैट आई स्टूड बाय, लेकिन आई स्टैंड बाय। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि और कहाँ पे मैं कोटेड हूँ। तो अगर मुझे उनको मिस, लेकिन मेरे बारे में जैसे उन्होंने लिखा कि मैं बहुत एंटी वेस्ट हूँ, आई एम वेस्टर्न एजुकेटेड, मैंने वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, आई लिव्ड इन वेस्ट, मुझे मेरे बारे में, अगर मेरे और खान साहब के बारे में ऐसे उड़ाना कि जी वी आर एंटी वेस्ट एंड वी आर इस्लामिस्ट। मैं पहले भी बात करी थी कि इस्लामिक होने में और इस्लामिस्ट होने में वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी बहुत डिफरेंस है। तो क्यों हमें ये टैग किया जा रहा है? ताकि हमें वेस्ट के सामने शो किया जाए कि हम बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं, और उनको जो है एक खान साहब का एक नेगेटिव इमेज पोस्ट किया जाए वहां पर। व्हाई? तो ये आपको पता है, कुछ वर्ड्स ट्विस्ट करने सी बात बहुत चेंज हो जाती है। तो दैट इज समथिंग विच आई डोंट एग्री टू। दीज आर द फैक्चुअल एरर्स कि बीबी की शादी 18 पे हुई, इनकी शादी पहले हो गई, बाकी हमारी फैमिली के बारे में फैक्चुअल एरर्स हैं। आई विल टॉक टू ओवन एंड आई विल आस्क हिम टू करेक्ट। ठीक है, आप कह रही हैं जो मौक़िफ़ आपने दिया वो दुरुस्त है, लेकिन कुछ फैक्चुअल इनकरेक्ट है इसमें। अच्छा, क्या बुशरा बीबी अब इस मुफाहमत की हामी है और मजीद इस्टेब्लिशमेंट के साथ तनाव नहीं चाहती हैं?
इसमें बुशरा बीबी का और उनके हामी होने का ये तनाव का तो मुझे नहीं समझ के आती कि उनका क्या से ये मैटर करेगा, या कब वो चाहती थी कि मफाहमत ना हो और तनाव हो या कशीदगी हो। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कभी भी ये चाहा होगा, या खान साहब ने भी कभी ये चाहा होगा कि कशीदगी हो। और इस पे डिसीजन मेकर जो हैं वो खान साहब हैं, नॉट हर, और पार्टी है खान साहब की। आई डोंट थिंक कि बीबी जो है वो इसमें उनका जो है कि वो कहेंगे कशीदगी हो या ना हो या समथिंग। मरीम साहब, ये सवाल भी मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि 26 नवंबर के हवाले से भी बुशरा बीबी के ऊपर ये इल्जाम आता है कि वो नहीं चाहती थी और इसी वजह से फिर वो तनाव की सिचुएशन आगे बढ़ी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थी। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और एक तवील अरसे के बाद बाबर आजम ने ग्राउंड में कुछ कर दिया, इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूंगी नाज़रीन। कल रावलपिंडी में खेले गए दूसरे एक रोज़ा मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त देकर वनडे सीरीज भी अपने नाम कर लिया, लेकिन इस जीत से ज्यादा शोर और जश्न कल इसी मैच में होने वाली एक सेंचुरी का रहा। वैसे ये सेंचुरी कोई मामूली सेंचुरी नहीं थी। इस सेंचुरी में ना पूरे 26 महीने यानी 2 साल से ज्यादा का वक्त लगा है। अगर दिनों में हम काउंट करेंगे तो ये 805 रोज बनते हैं और इनिंग्स की गिनती करेंगे तो फिर ये 83 इनिंग्स का तवील इंतजार बनता है। वनडे में सेंचुरी का ये तवील रोजा तोड़ा है बाबर आजम ने। इस सेंचुरी के साथ ही बाबर आजम वनडे इंटरनेशनल में 20वें सेंचुरी बनाकर पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने वाले बैट्समैन सईद अनवर के बराबर आ गए हैं। सईद अनवर ने ये रिकॉर्ड 244 इनिंग्स में बनाया था, जबकि बाबर आजम ने ये कारनामा 136वीं इनिंग्स में ही पूरा कर दिया है। तो इस हिसाब से बाबर आजम सईद अनवर से आगे निकल चुके हैं। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल जरा मीठा होता है, ऐसे ही ये सेंचुरी भी बाबर आजम के लिए किसी मीठे फल से कम साबित नहीं हुई है। इस सेंचुरी के साथ ही बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में मजमूई तौर पर 32 सेंचुरीज भी मुकम्मल कर ली हैं। यूं उन्होंने सईद अनवर के साथ साथ जावेद मियादाद को भी इंटरनेशनल सेंचुरीज में एक साथ पीछे छोड़ दिया है। इन दोनों कौमी लेजेंड्स की इंटरनेशनल सेंचुरीज 31 हैं। बाबर की इस 20वीं सेंचुरी ने उन्हें वनडे सेंचुरीज की फहरिस्त में क्रिकेट के लेजेंड ब्रायन लारा, महिला जयवर्धने और जोए रूट से भी आगे लाकर खड़ा कर दिया है। तवील सब्र के बाद मिलने वाली इस मिठास का जायका यही ख़त्म नहीं होता है। इस सेंचुरी ने बाबर आजम को कम से कम इनिंग्स में 20 सेंचुरीज बनाने वाला दुनिया का तीसरा तेज तरीन खिलाड़ी भी बना दिया है। 15 दिन पहले ही बाबर आजम ने T20 में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर पाकिस्तानी नहीं दुनिया भर के क्रिकेट फैंस उनको डेफिनेटली सराह रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।